हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टाफिंग का दूसरा वीडियो हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं। पहला वीडियो जो मैंने आपको भेजा था उसमें बहुत अच्छे ढंग से मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, मीनिंग बहुत अच्छे ढंग से यानी बेस बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया था उस वीडियो में। आज मेरा ये जो स्टाफिंग का दूसरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। नो डाउट एक वीडियो और बनेगा, 2 वीडियो में प्रोसेस कंप्लीट होगा। सबसे पहला प्रोसेस आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर। स्टाफिंग में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो गया तो खतरनाक स्थिति हो सकती है, और अपॉइंटमेंट जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम लोगों को अपॉइंट कर लिया गया तो भी स्थिति चिंताजनक हो सकती है। तो प्रोसेस में सबसे पहले प्रोसेस आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यानी स्टाफिंग का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये पता लगाना होता है कि कितना हमको जरूरत है, किस लेवल पर, किस डिपार्टमेंट में, किस जगह। इसी को कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर। इसके लिए 2 चीजों का इंपॉर्टेंट है कि उनका एनालिसिस किया जाए। वो 2 चीजें क्या है? पहला है वर्क लोड एनालिसिस, दूसरा है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस में यह एनालाइज किया जाएगा कि हमको यानी ऑर्गेनाइजेशन को कितने नंबर और किस जगह जरूरत है, यानी क्वांटिटी, कितने लोगों की जरूरत है। वर्क फोर्स में किस कैपेबिलिटी के लोगों की और कहां पर जरूरत पड़ेगी ये एनालाइज किया जाएगा। चूंकि एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो स्टाफिंग में आता है ये बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, तो वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस ये लोग बहुत आसानी से, चूंकि इनका लोगों का रोज का काम है, रोज का मीन्स जब भी जरूरत पड़ती है तब ये लोग ये काम करते हैं। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कितना, किस जगह, किस कैपेबिलिटी के लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? कई कारण होते हैं जरूरत पड़ने की। हर जगह एक रिटायरमेंट की एज है। मान लीजिए वो व्यक्ति रिटायर हो गया, अब क्या होगा? उसकी जगह किसी न किसी को तो रखा जाएगा। दूसरा कारण यह है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। कई कारण इसके होते हैं। उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनको अच्छा पे स्केल मिल जाता है, या उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, या उनको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। कई कारण होते हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेता है। तो इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट, एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो पहला प्रोसेस हुआ कि यहां पर कितने लोगों की और किस कैपेबिलिटी की कहां जरूरत है ये एस्टिमेट कर लिया गया। अब इसके बाद जितना एस्टिमेट किया गया है 2, 4, 8, 10, 15, 18, 20, 22 जहां एस्टिमेट की जितना किया गया है और उनकी कैपेबिलिटी क्या हो, यानी किस लेवल के एम्प्लॉय की जरूरत है। क्लर्कियल लेवल की जरूरत है, प्यून की जरूरत है, अकाउंटेंट की जरूरत है, या अन्य किसी की जरूरत है। अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं
इसमें स्टाफिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी आवश्यकता को कई तरीके से, बहुत माध्यम भी आपको बताएंगे, कई तरीके से लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करता है कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में इस कैपेबिलिटी के वैकेंसीज खाली हैं, इसमें इन्फॉर्म किया जाता है। और इन्फॉर्म करने के बहुत साधन है, कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, कुछ लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये अभी सब आपको बताएंगे। जिससे ऐसा साधन अडॉप्ट किया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये सूचना पहुंच जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस कैपेबिलिटी के इतनी पोस्ट खाली है। तो यहां पर रिक्रूटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, यानी कहीं बाहर से नहीं एम्प्लॉय को खोजना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉय को खोज करके उसको पोस्ट प्रदान कर देना है। अब इंटरनल सोर्सेज में दो कॉन्सेप्ट आता है, प्रमोशन, ट्रांसफर। जैसा कि एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई बहुत कठिन नहीं है। मैं बार बार ये कहूंगा कि मैनेजमेंट बहुत कठिन नहीं है, बस आपको समझने की देर है। अगर आप समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो फीडअप हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रमोशन, दूसरा ट्रांसफर। प्रमोशन जैसा कि हम आप अच्छे ढंग से जानते हैं, प्रमोशन में आज जो एम्प्लॉय एक लोअर लेवल पर है या जिस लेवल पर है उस लेवल से एक स्टेप ऊपर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का ये नियम है, नियम अलग अलग होता है कि कब किसको कैसे कहां पर प्रमोशन किया जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक समय तक काम करने के बाद वो व्यक्ति उस लेवल को काम करने में परफेक्ट हो गया, अब उसको नेक्स्ट हायर लेवल दिया जाएगा। जब ऐसा काम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है और कंटिन्यूअस किया जाता है हमेशा, और हर ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो या अन्य कहीं, तो प्रमोशन के द्वारा हायर पोस्ट को, जो पहले एक कदम नीचे थे, उनको एक कदम ऊपर करके अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी। जब वो एक कदम ऊपर जाएंगे तो दो तीन चीज अपने आप उनको बढ़ जाएगी। पहला, उनकी कुछ सैलरी, पे स्ट्रक्चर, पर्क्स ये बढ़ जाएगा। दूसरा, उनको एक नेक्स्ट हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया प्रमोशन। नेक्स्ट आता है इंटरनल सोर्सेज में ट्रांसफर में इंटर डिपार्टमेंटल हो सकता है, इंटर यूनिट हो सकता है, यानी, और अक्सर आप लोग भी जानते हो, एक जिले से दूसरे जिले में भी हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी किया जा सकता है। ये होता है अलग अलग नेचर के ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग तरीका, जैसा वहां पर उनका तरीका है। तो ट्रांसफर में आज जिस सीट पर वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस सीट से उनको हटा करके किसी दूसरी या किसी नई सीट पर उनको भेजा जाएगा। जैसा मैंने अभी कहा, ये इंटर यूनिट हो सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल हो सकता है,
एक यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जा सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी किया जा सकता है, जैसा जैसी व्यवस्था है। जब ऐसा काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आता है रिक्रूटमेंट का सेकंड सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। ध्यान रखिएगा, इंटरनल सोर्सेज में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय को या प्रमोट किया जाएगा या उनका तबादला यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें इंटरनल एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं है। और एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे भारतवर्ष में, विदेश में क्या है ये मुझको नहीं पता, हमारे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा एडॉप्ट है, क्योंकि वहीं से बहुत बड़ी संख्या में हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमको मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को। जब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात हम करते हैं तो कई सोर्सेज उसमें आते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट with the help of advertisement, employment exchanges, placement agencies, campus recruitment, recommendations, labor contract और वेबसाइट। बहुत सिंपल है, धीरे धीरे एक एक को बहुत शॉर्ट में लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में स्टूडेंट्स बाहर के व्यक्तियों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वहां से वो अप्लाई करते हैं। और एडवर्टीजमेंट में जो एक्सटर्नल सोर्सेस का आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप किसी न्यूज़पेपर को उठा करके देख लीजिए, सभी न्यूज़पेपर में यह कॉन्सेप्ट एडवर्टीजमेंट का होता है। एडवर्टीजमेंट में किया क्या जाता है, किस लेवल की पोस्ट कितनी कहां पर खाली है। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा ले लेते हैं, फिर प्राइवेट में आते हैं। उसमें कितनी पोस्ट जनरल की है, कितनी पोस्ट एससी की है, कितनी पोस्ट एसटी की है, कितनी यानी रिजर्वेशन, कितनी पोस्ट रिजर्वेशन की है और कितनी पोस्ट अनरिजर्व्ड है। प्लस जो पोस्ट अप्लाई वो एडवर्टाइज किया गया है, उस पोस्ट को भरने के लिए कैंडिडेट के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन निकलता है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर उसके बाद पोस्ट को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है, और जो भी कैंडिडेट पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या उनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट भेजना है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है। जब भी कोई भी एडवर्टीजमेंट आप देखिएगा तो उसमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सरकार यानी गवर्नमेंट पेपर में पब्लिश करती है, और यही काम ज्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, या ये आपके पीएसयू करते हैं, या सेमी गवर्नमेंट करते हैं। यानी कुल मिलाकर के एडवर्टीजमेंट आज भी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। स्टूडेंट आज से बहुत कई साल पहले ये बहुत ही प्रचलित था, अब तो बहुत कम हो गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑफिस बना दिया है जिसका नाम रखा गया है रोजगार कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वहां पर कोई भी कैंडिडेट जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एक एज लिमिट भी होती है, ऐसा नहीं 60-70 साल के हम हो जाएं जाकर वहां पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वो नॉर्मल एक एज होती है। वहां पर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे,
रजिस्ट्रेशन कार्ड हमको एक इशू हो जाएगा और हमारे क्वालिफिकेशन के अनुसार अगर कोई पोस्ट आती है सरकारी विभाग में तो हमको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अप्लाई करें या उसको ना करें। तो ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट होता है प्लेसमेंट एजेंसीज। स्टूडेंट्स, आज का दौर बहुत तेजी से भाग रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना वक्त नहीं होता है कि ये वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो कर सके। तो बहुत एजेंसीज इस काम को कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, एजेंसी को हायर कर लेते हैं। हायर करने के बाद एजेंसी को अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब उस एजेंसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है उस जरूरत के अनुसार वो कैंडिडेट को खोज करके उनका सिलेक्शन करके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर दे। बहुत प्लेसमेंट एजेंसीज अब आ गई हैं। तो ये हो गया आपका प्लेसमेंट एजेंसीज। कैंपस रिक्रूटमेंट, आजकल ये चीज खासकर प्रोफेशनल में तो बहुत ज्यादा है। जितने भी प्राइवेट प्रोफेशनल्स हैं स्टूडेंट्स, आजकल तो बहुत ज्यादा है। सपोज करिए आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीए का आपका सेकेंड ईयर का लास्ट चल रहा है। तो जहां से हम आप एमबीए कर रहे हैं वहां पर बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं और वहीं से हमको आपको अगर हम लोग उनके कैपेबिलिटी पर खरे उतर रहे हैं, पूरा इंटरव्यू जो भी वो वहां प्रोसेस होता है, इंटरव्यू होता होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और जो भी होगा, अगर वहां पर हम उनके डायरेक्शन पर, उनके प्रोसेस पर अप टू डेट होते हैं तो वहीं से हमको वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। ये अक्सर प्रोफेशनल्स में होते हैं। अगर हम आप प्रोफेशनल कहीं कर बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या अन्य कोई प्रोफेशनल कर रहे हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशंस, ये अक्सर छोटी पोस्ट के लिए होता है स्टूडेंट्स, ये अक्सर छोटी पोस्ट के लिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी थोड़ा बड़े एम्प्लॉय या ऑफिसर्स होते हैं उनके रिकमेंडेशंस पर भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी दे देता है जिनको उन्होंने रिकमेंड किया है, जिनको उन्होंने रिकमेंड किया है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एकदम से जिसको कहते हैं, हम कह सकते हैं अनस्किल्ड अपॉइंटमेंट। इसमें जो भी अनस्किल्ड हमारे यहां काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे यहां मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में, उस अनस्किल्ड को अपॉइंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर उस लेवल के लोगों को सप्लाई कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे स्टूडेंट्स मैं बताऊं, मैं जब टीचर था, एक स्कूल है अमेठी में, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री का स्कूल है। वहां पर काफी बड़ा कैंपस है, अक्सर घास बढ़ जाती थी। अब उस घास को काटने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो गेट पर ही टांग दिया जाता था इंफॉर्मेशन, और वहीं पर जितने लोगों की जरूरत होती थी उनको अंदर बुला करके उनको घास काटने का काम दे दिया जाता था। या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनमें पुताई का काम होना है, रिनोवेशन जिसको कह सकते हो आप, इस काम के लिए भी
लेबर कॉन्ट्रैक्ट सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट वेबसाइट्स। आजकल आप लोगों के जमाने में ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया कि अगर आपके पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, और आप उस रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि ऑपरेशन सिस्टम है उसका, तो आपको घर बैठे ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड हो जाएगी। ये आजकल बहुत ज्यादा है, आपकी स्क्रीन पर पूरा प्रोवाइड हो जाएगी। जो आपके मतलब की चीज है उसको आप ले लीजिए। और तो स्टूडेंट यहां पर रिक्रूटमेंट के बारे में कहा जाता है, ये तो पूरा रिक्रूटमेंट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। रिक्रूटमेंट के बारे में कहा जाता है रिक्रूटमेंट इज वन हैंड इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, अनदर हैंड इट इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट। एक तरफ तो ये सकारात्मक प्रक्रिया है, दूसरी तरफ ये नकारात्मक प्रक्रिया है। अक्सर ये चीज हमसे आपसे एग्जाम में या डिस्कशन में टॉपिक पे पूछ लिया जाता है। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करेंगे। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, मींस कि जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से किसी भी तरह से अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस में किसी भी तरह से अप्लाई करते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एडवर्टीजमेंट। हालांकि सब पर यहीं पे लागू है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में जितने लोग अप्लाई करते हैं, सबके एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट सेल यानी एचआरडी उनके पूरे एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करता है, बारीकी से उसकी जांच करता है। अगर सब कुछ सही है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर कहीं पर भी कोई गलती है तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो उस कॉन्सेप्ट में कहा जाएगा रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक किसी भी कारण से अगर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, बहुत कारण हो सकते हैं, तब कहा जाएगा रिक्रूटमेंट इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट एस्टिमेटिंग मैन पावर में मैंने आपको दो चीज बताया, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। रिक्रूटमेंट में मैंने आपको दो चीज बताया, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जिसमें प्रमोशन और ट्रांसफर है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वेबसाइट, इसके अलावा और भी हैं। ये जब पूरा हो जाता है, सेकंड स्टेप जब पूरा हो जाता है, तब स्टूडेंट तीसरा स्टेप आता है सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन का तरीका अलग अलग होता है। कहीं पर सिर्फ रिटन के बेस पर सिलेक्शन कर लिया जाता है, कहीं पर रिटन इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन कर लिया जाता है, कहीं पर डेमो के बेस पर सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन का तरीका अलग अलग होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन का। कभी कभी तो ये देखा गया है स्टूडेंट्स कि किसी बुलाया भी नहीं जाता है, ऑनलाइन उनका सिलेक्शन हो जाता है, ऑनलाइन उनका इंटरव्यू हुआ और ऑनलाइन उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन के भी बहुत तरीके हैं। इसको भी कहा जाता है, पहले सिलेक्शन का बता दे, सिलेक्शन इज वन हैंड इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, अनदर हैंड इट इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट। कंफर्म जितने लोग जाते हैं सिलेक्शन के लिए, चाहे वो रिटन के बेस पर हो, चाहे वो रिटन इंटरव्यू के बेस पर हो, चाहे वो डेमो के बेस पर हो या अन्य किसी के बेस पर, तो कंफर्म सभी को ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को सेलेक्ट करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर पर खरा उतरता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अनुसार। तो कंफर्म कुछ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेगा और कुछ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं करेगा।
तो जब ऑर्गेनाइजेशन जितने लोग सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर गए हैं उनमें से जितने लोगों का सिलेक्शन होता है वो कहा जाता है सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, और जितने लोगों का सिलेक्शन किसी कारण से नहीं होता है ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, तो उस स्टेप पर कहा जाता है सिलेक्शन इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट स्टाफिंग प्रोसेस में सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद के जितने भी स्टेप्स बचे हैं, कई स्टेप्स हैं, 3 4 5 स्टेप्स और हैं, वो मैं तीसरे वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा, तो आपका स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर मैं फिर कहूंगा कि वीडियो देख करके आप लोग जिस भी किताब को पढ़ेंगे आपको बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे ढंग से वीडियो को देखा है, समझा है और सुना है। जाते जाते मैं फिर कहूंगा स्टूडेंट्स, जो मैं बार बार कहता हूं कि नॉलेज जितना आप लोग स्प्रेड करोगे उसका दुगना तिगुना आपके पास आएगा। पहली चीज तो आप लोग तो देखिए, इसके साथ ही साथ जो भी आपके परिचित हों या जो भी आपके दोस्त हों उनको भी ये वीडियो भेज दीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके, और अगर वो भी चाहें तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।